हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय फैमिली माय लाइफ लाइन। होप आप सब बहुत अच्छे हो। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ हमारे लाइफ के कुछ संकट भरे दिन जो अभी भी मुझे डरा देती है। ये 2010 की बात है। तब मेरे हस्बैंड रूपक फार्मा सेल्स में जॉब करते थे और उस दिन वो ऑन ड्यूटी ही थे। सडनली उनको कुछ अनइजीनेस फील हुआ। वो बहुत जल्दी टायर्ड हो रहे थे, उनको ऐसा फील हुआ। वो पूरा दिन ड्राइविंग में ही रहते थे काम पे, क्योंकि वो हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स सब विजिट करना पड़ता था। उसको जैसे ही उनको अनइजीनेस फील हुआ, वो हमारे फैमिली फिजिशियन के पास गए और उन्हें ये बोला। तो उन्होंने ईसीजी वगैरह सब लिया, बट सब नॉर्मल था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो हमारे फैमिली फिजिशियन ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप ट्रेडमिल टेस्ट करो। ट्रेडमिल टेस्ट में वो बिल्कुल भी चल नहीं पाए। डॉक्टर ने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाने का सजेस्ट किया। रूपक कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए तो उन्होंने ईसीजी वगैरह किया और उन्होंने कहा कि उनको एंजियोग्राफी करना पड़ेगा। रूपक ने अपने दादा को बताया कि ऐसा ऐसा बात है, तो उन्होंने कहा कि वो आएंगे फिर ही हम उनको एडमिट करें एंजियोग्राफी के लिए, क्योंकि एंजियोग्राफी में एक दिन एडमिट रहना पड़ेगा, एक रात। हमारे दादा जामनगर से मुंबई आ गए एंजियोग्राफी से पहले ही। एंजियोग्राफी के दिन उन्हें ले जाया गया और मॉर्निंग में ही वो एडमिट हुए। थोड़ी देर बाद मुझे और दादा को बुलाया गया कि उनका हार्ट का कंडीशन कैसा है, हमको स्क्रीन पे दिखाएंगे। हम गए तो वहाँ हमको बोला गया कि उनका मल्टीपल ब्लॉकेट्स है और 90% ब्लॉकेट है उनका हार्ट का। तो हमको बाईपास सर्जरी ही करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, और हमें जल्द से जल्द ही करना पड़ेगा। ये सुन के तो मैं चुप रह गई, क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस दिन तो रूपक को रात को रुकना था, तो मैं घर आ गई रात को वापस, क्योंकि दोनों बेटी घर में अकेली थी। तब मेरी बड़ी बेटी रुचिता जस्ट 10th कंप्लीट करके वो 11th में एडमिशन ली थी। उसका कॉलेज भी चालू था और इंजीनियरिंग का कोचिंग भी चालू था। और मेरी छोटी बेटी निशिता तब 5th में थी। तो मैं उनको बोली और मैं रोने लगी। रुचिता ने हम दोनों को संभाला। नेक्स्ट डे हम रूपक को घर लेकर आ गए। रूपक ने अपने कंपनी से भी बात की, तो उन्होंने पूरा खर्चा देने को रेडी हो गए और उन्होंने चेक लिख दिया। तो पैसों की टेंशन तो नहीं हुई। हमने डॉक्टर से फिर बात किया और 26 अगस्त को ऑपरेशन का डेट फिक्स हो गया। ठीक 1 वीक बाद, एंजियोग्राफी का 1 वीक बाद ही ऑपरेशन का डेट फाइनलाइज हुआ। ये 1 वीक रूपक घर में ही एकदम रेस्ट पे थे। मैंने अपने घर वालों को बताया, बाबा दादा, मेरी बहन की फैमिली, उन लोगों ने मुझे टेंशन लेने से मना किया। उन लोग फटाफट टिकट काटे और मुंबई, उड़ीसा से मुंबई आ गए 25 को ही। मेरी बहन का हस्बैंड सिद्धार्थ भी 24 को ही वो भिलाई से मुंबई पहुंच गए। और मेरे जेठ जी, मतलब हमारे दादा भी जामनगर से मुंबई पहुंचे ऑपरेशन से पहले ही। उन सब का प्रेजेंस ने मुझे बहुत हिम्मत दिया। 25 मॉर्निंग को हम उनको ले गए एडमिट करने, क्योंकि ऑपरेशन से पहले बहुत सारे टेस्ट्स ज़रूरी होते हैं। तो 25 तो वैसे पूरा ये वो टेस्ट में ही निकल गया। और नेक्स्ट डे 26 को उनका ऑपरेशन का डेट था। उनको सुबह सुबह 8 o'clock को ले जाया गया ऑपरेशन के लिए रेडी करने। हम पूरे दिन ही हॉस्पिटल में सब फैमिली मेम्बर्स बैठे रहे। हमें पता था कि बाईपास सर्जरी में टाइम लगता है, बट इतना टाइम लग गया, इवनिंग हो गया, 6 बज गए, फिर भी उनको निकाला नहीं गया ऑपरेशन थिएटर से। तो हमको धीरे धीरे टेंशन होने लगी, हम सब रेस्टलेस और इम्पेशेंट होने लगे। फिर शाम को 7 बजे उन्हें निकाला गया। डॉक्टर आए और बोले कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। तो हमारी जान में जान आई। हम फिर आईसीयू में एक एक करके सब उनको देखने गए। मैं उस दिन रात को घर वापस आ गए, हम सब घर वापस आ गए, बट मेरे बहन के हस्बैंड सिद्धार्थ ने उस दिन हॉस्पिटल में ही वो रुके। और उस दिन घर आके उस दिन पूरी रात तो नींद नहीं आई।
दूसरे दिन सुबह सुबह मैं उठी हॉस्पिटल के लिए। मुझे घर की कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि मेरे बाबा, दादा, भाभी, 2 बच्चे सब घर में थे घर संभालने के लिए। तो मैं सुबह हॉस्पिटल चले गई। ऐसे ही मैं सुबह सुबह हॉस्पिटल चले जाती थी, पूरा दिन वहाँ रुक के फिर इवनिंग को वापस आ जाती थी। उनको 3 दिन आईसीयू में रखा गया और फिर उनको रूम में लाया गया। वो 7-8 दिन ऐसे थे हॉस्पिटल में। ये 7-8 दिन मेरे बहन का हस्बैंड हॉस्पिटल में ही रुके थे। वो वहीं पे नहाते थे, कैंटीन में खा लेते थे। इन दिनों में शायद वो 1 या 2 बार घर आए थे। उन्होंने मेरी हस्बैंड की बहुत सेवा की है। हम पूरा दिन हॉस्पिटल में रहते थे, मेरे जेठ जी भी रहते थे और फिर हम वापस इवनिंग को आ जाते थे। वो मेरे जेठ जी मुझे घर छोड़ के जाते थे। मेरे बाबा, दादा और भाभी ने तो मेरा पूरा घर संभाल लिया था। रसोई का सामान खरीद के लाना, खाना बनाना, मेरे बच्चों को स्कूल भेजना, उनके डब्बे का जुगाड़ करना। उनके बच्चे का स्कूल मिस हो गया हम लोगों के कारण, बट मेरे बच्चों का सब कुछ अच्छे से चलता रहा। उनको कुछ तकलीफ नहीं हुई। मेरी जेठ जी, मेरे दादा की फैमिली, मेरी बहन का हस्बैंड सिद्धार्थ ने जो हमारे लिए किया वो हम कभी नहीं भूल सकते। धीरे धीरे रूपक रिकवर होने लगे। 15-20 डेज उनका फिजियोथेरेपी भी चला। 2 मंथ्स वो एकदम रेस्ट पे थे घर में ही। 2 महीने बाद उन्होंने काम ज्वाइन किया। मैं भगवान को यही थैंक्स बोलती हूँ कि रूपक को समय से पता चल गया और टाइम पे ऑपरेशन भी हो गया और वो जल्दी रिकवर भी हो गए। यही है ज़िंदगी दोस्तों, सुख दुख तो आते ही हैं। हर अंधेरे के बाद उजाला होता है और हर दुख के बाद सुख आएगा ही, यह मेरा मानना है। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक फ़िश रेसिपी जिसकी फरमाइश मेरी बहन का हस्बैंड ने मुझसे किया था। उसको मेरे हाथ का ये फ़िश का प्रिपरेशन बहुत पसंद है, तो आज मैं आप लोगों से वही शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज एक रोहू फ़िश का प्रिपरेशन दिखा रही हूँ। तो इसमें मैंने 5 पीसेस रोहू फ़िश को मैंने हल्दी और नमक से मैरिनेट करके रखा है। और ये कुछ सब्जियां मैं ये रोहू फ़िश के लिए बनाऊंगी, सब्जियां दूंगी उसमें मैं। तो मैं ये अलग से थोड़ा थोड़ा ये सब हाफ फ्राई करके मैं इसको निकाल दूंगी। तो इसमें मैं परवल 3 काटी हूँ, थोड़ा सा कॉलीफ्लावर और ये है 2 पोटैटोस। तो ये मैं हाफ फ्राई करके सब अलग से फ्राई करके इधर मैंने तेल चढ़ाया है। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा फ्राई करूँगी, हाफ करके फ्राई करूँगी। पूरा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है और मैं फिर इसको निकाल दूँगी। मैंने ये कॉलीफ्लावर हाफ फ्राई करके निकाल लिया है। अब मैं इसमें परवल डाल रही हूँ। ये सब भी थोड़ा सा फ्राई करके निकाल देंगे। परवल भी मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। अब इसमें मैं ये पोटैटोज डाल रही हूँ। मैं पोटैटोज को भी फ्राई करके निकाल लिया है। अब मैं ये फ़िश को थोड़ा सा फ्राई करूँगी। आप कड़क फ्राई करने का ज़रूरत नहीं है, दोनों तरफ थोड़ा सा फ्राई कीजिए। फ़िश ज़्यादा फ्राई करने से उसका टेस्ट चले जाता है। मैंने ये फ़िश को इधर फ्राई करके रख लिया है। अब मैं वही ऑयल पे थोड़ा सा ज़ीरा डाल रही हूँ। फिर मैं 2 ऐसा मीडियम साइज़ का टमाटर, अगर बड़ा साइज़ होगा तो 1 ही में हो जाएगा, ऐसे चॉप करके मैं इसमें डाल रही हूँ। टमाटर को थोड़ा नरम होने तक भूनें। थोड़ा नमक डाल दो, जल्दी टमाटर नरम होगा।
1 मिनट तक मैंने टमाटोस को फ्राई कर लिया है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं हल्दी पाउडर, ये ज़ीरा पाउडर, ये धनिया पाउडर और ये लाल मिर्च पाउडर। इसको भी हम भून लेंगे थोड़ा। मसाला अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें मैं 2 कप पानी डालूंगी। अच्छा से मिक्स करके मैं इसमें पहले सब्ज़ी डाल के थोड़ा ढक के पकाऊंगी, क्योंकि फ़िश तो ऐसे ही सॉफ्ट है, तो फ़िश बाद में डालूंगी। और मैं इधर 2 ग्रीन चिली डाल दी। पहले गोभी डाल दी, अब आलू और परवल। गैस को फ्लेम को थोड़ा हाई कर दी, ये बॉईल होगा। थोड़ा सा ढक के मैं 1-2 मिनट तक ये सब्ज़ी एकदम पक जाए, पूरा नरम हो जाए, उसके बाद मैं फ़िश डालूँगी। मैंने लो फ्लेम में इसको 2 मिनट तक ढककर पका लिया है। अब इसमें मैं ये फ़िश दे रही हूँ। फ़िश को भी आप ढक के 1 मिनट तक पका लीजिए। थोड़ा सा इसमें मैं पानी डालती हूँ, थोड़ा सा पानी, क्योंकि फिश भी पानी एब्सॉर्ब करेगा। सबको आप ज़रा अंदर कर दीजिए। और ये फिर 1 मिनट तक मैं ढक के पका लूँगी, तो फिश भी कुक हो जाएगा। फिश मेरा रेडी है। इसमें मैं थोड़ा चॉप्ड कोरिएंडर डाल रही हूँ और बस अभी गैस ऑफ करके इसको मैं थोड़ी देर स्टैंडिंग टाइम में ढक के 2-3 मिनट रख के फिर हम इसको राइस के साथ खाने वाले हैं। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।